प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन रिसोर्सेज में सबसे पहले हम अपने सॉइल रिसोर्सेज, फिर वाटर रिसोर्सेज, फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज और फॉरेस्ट से जुड़े हुए फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जो इंसान को उसकी नीड्स पूरी करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर से हम बताना मांगेंगे, अगर किसी तरह से इंसान की कोई ज़रूरत पूरी हो रही है, वो किसी तरह से संतृप्त हो रहा है, तो वो जिन वस्तुओं से हो रहा है वो उसके लिए रिसोर्स का काम करते हैं। ठीक है, ओके। इसमें आगे हम जानेंगे कि वाटर अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि हम वाटर का यूज़ पानी पीने के लिए करते हैं, है ना। अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोना है ना। तो इसी को हम रिसोर्स कहते हैं। वैसे तो रिसोर्स की आगे बहुत ज़्यादा आपकी डिफिनीशंस आएंगी, जैसे कि प्रोफेसर मीनाल पीई ने बोला है कि नेचुरल रिसोर्सेस नेचर के द्वारा दिए जाने वाले ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनका ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, है ना। तो वो सभी चीज़ें जो अपने आप में नेचर के द्वारा दी गई हैं, ठीक है, और ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल हैं, असिस्टेंस देती हैं उनके सर्वाइवल में, वो सभी के सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो आपने जाना कि रिसोर्सेज क्या हैं, फिर आपने जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। अब आप ये चक्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ रिसोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी ह्यूमंस को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे सॉइल है, आप इस पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ये आपका एक रिसोर्स है। वाटर है, आप तरह तरह से इसको यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों में, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, तो इसमें ये आपका एक रिसोर्स है। फिर वन है, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, अपने फ्यूल्स प्राप्त होते हैं, जंगली जानवरों के रहने के लिए मतलब वर्क प्लेस मिलता है। फिर वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे टूरिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में भी ये यूज़फुल है। तो ये सभी हमारे रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से मिनरल्स है ना, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं फ्यूल के रूप में, या फिर कोई भी हम एक नई वस्तु का निर्माण करना चाहते तो उसमें मिनरल्स यूज़फुल होते हैं। फिर आपके ये पावर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मतलब विंड है, सोलर है, पेट्रोलियम है। इसी तरह से आपका एयर, मतलब विंड भी अपने आप में रिसोर्स है। फिर सॉइल और लैंड आपस में जुड़े हुए, मतलब वो रिसोर्स हैं जिसमें ह्यूमन किसी न किसी रूप में एक्टिविटी वगैरह करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि रिसोर्स को कितने पार्टों में बांटा गया है। तो रिसोर्स का जो पहला टाइप है वो उसके मालिकाना हक की बात करता है, कि आप अगर ओनरशिप पे बात करें तो रिसोर्स को तीन पार्टों में बांटा गया है। एक है पर्सनल रिसोर्स, ठीक है, जिस पे इंसान का अपना होता है, उसका स्वास्थ्य, उसकी प्रॉपर्टी। फिर है नेचुरल रिसोर्स में मतलब पूरा नेचर का, सॉरी, नेशनल रिसोर्स, मतलब कि पूरे नेशन का हक होता है, जैसे कि देश की सेना हो, मिलिट्री पावर हो, राष्ट्रवाद हो, है ना, देश की कोई संपत्ति हो, तो उस पे सिर्फ देश का हक होता है। फिर आते हैं वर्ल्ड रिसोर्स, है ना, जैसे कि पूरे मानव जाति की सभ्यता का को मतलब बचाना है, या फिर उनको यूज़ करना है। तो ये हम ओनरशिप के आधार पे हम अपने रिसोर्स को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से अवेलेबिलिटी की बात करें तो रिसोर्स को हम चार भागों में बांट सकते हैं। वो रिसोर्स को हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, तो ये हमारे रिन्यू हो सकते हैं। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे पेट्रोल है, कोल है, तो ये एक बार गए, ख़त्म हो गए, फिर दोबारा नहीं आएंगे। फिर आते हैं रिसाइकेबल, जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, उनको आप उपयोग कर रहे हो, उसमें रस्ट ना लगे, तो आप उनको दोबारा से उपयोग कर सकते हो। फिर आते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, मतलब जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी जो है वो आपकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये उनकी अवेलेबिलिटी पर एक टाइप है। फिर अगला टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो इसमें वो रिसोर्सेज जो कि यूबिक्विटस है, मतलब कि हर जगह अवेलेबल है, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। फिर एक आते हैं कॉमनैलिटीज़, यानी कि जो कि यदा कदा सर्वत्र पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सॉइल और टिलेबल लैंड, जिसमें आप अपनी एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं। फिर है रेयरली,
तो उनको अपन रेयरिटीज़ के कहते हैं, मतलब ये अक्सर नहीं मिलते, जैसे कि गोल्ड है, कोल है, यूरेनियम है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात करेंगे इसके बाद आपके यूनिकिटीज़ के बारे में, यानी कि सिंगल रिसोर्स के बारे में, कि सिर्फ कहीं कहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर हम क्रायोलाइट की बात करें तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है, ग्रीनलैंड में मिलता है, ठीक है। तो एक है आपका यूबिक्विटस जो कि हर जगह मिलता है, एक है आपका यूनिकिटीज़ यानी कि जो आपका सिर्फ एक जगह मिलता है, फिर रेयरिटीज़ यानी कि इनकी मात्रा बहुत कम है, ये कहीं कहीं मिलता है बट मिलता है, और एक कॉमनिटी जो कि हर जगह मिलता है। तो ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे इनको अलग अलग टाइपों में बांटा गया है ना। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद अगला जो मतलब प्रकार है हमारा, उनके उपयोग के आधार पे। अनयूज रिसोर्सेज मतलब देखो भाई, अंडर डेवलप कंट्री है, वो उसको ठीक तरह से तो उपयोग कर नहीं पाएगी, ढूंढ भी नहीं पाएगी, तो ये रिसोर्सेज आपके अनयूज रिसोर्सेज होते हैं, कि अभी भी कई सारे मिनरल्स हमारे पास दफन है ज़मीन में, उनको बाहर निकालना बाकी है, वो रिसोर्सेज हमारे अनयूज्ड होते हैं। फिर इसी प्रकार से हमारे अनयूजेबल रिसोर्सेज मतलब जो हमारे कोई काम के नहीं, कि हमारे पास मतलब वैसी टेक्निक ही नहीं है। फिर मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे बहुत काम के हैं, जिनको हम यदा कदा उपयोग करते रहते हैं, और उन पे ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो वो रिसोर्स जैसे उदाहरण के लिए मतलब नदियों का पानी है ना, जिनको हम कैनल की मदद से डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में बनाने में, जनरेशन में उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर है लेटेंट रिसोर्सेज मतलब जो एक समय बाद धीरे 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 अब गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हमारा पहला रिसोर्स का टाइप है सॉइल रिसोर्स। अब हम सॉइल फॉर्मेशन, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं, कि मिट्टी का जन्म कैसे होता है, इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, और कहाँ किस तरह की मिट्टी है, और मिट्टी का अगर क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि मिट्टी एक वैल्यूएबल संपत्ति है, ठीक है, ये देश के विकास में बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर बेनेट रहे हैं अमेरिकन पेडोलॉजिस्ट, तो उन्होंने भी कहा है कि मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, ये एक ज़माने की पेरेंट रॉक से बनती है। पेरेंट रॉक सबसे अंदर की लेयर होती है, ठीक है, और धीरे 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 इसके ऊपर कई सारी लेयर्स जो हैं वो चढ़ जाती हैं। इसमें कई सारे ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो मिट्टी होती है वो इंसानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, फार्मर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर लोगों पर ये अपना असर डालती है, बेनिफिट देती है। इसके साथ साथ हमें मिट्टी के मदद से ही कॉटन, सिल्क, जूट, वूल इत्यादि मिलते हैं। सर वूल समझ में नहीं आ रहा, अरे जो भेड़ होती हैं वो कहाँ पे चरती हैं, मिट्टी पे ही तो मतलब चरती हैं, अपनी ग्रेजिंग करती हैं, और उनसे हमें वूल जो है वो मिट्टी की मदद से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राप्त होता है, ठीक है। तो हर प्रकार की इकोनॉमी जो है वो इसी पर डिपेंड है। इसी तरह से विल्कॉक्स ने भी मानव की सभ्यता का इतिहास बताते हुए बोला है कि मिट्टी बहुत ज़रूरी थी। जहाँ भी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ तो वहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन ज़्यादा हुआ। जैसे अगर आप नॉर्थ की बात करें, पंजाब, यूपी, बिहार रीजन्स की बात करें, जो आज इंडियन प्लेन के नाम से जाना जाता है, वो रीजन में देश की तकरीबन 28 से 29% जनता निवास क्यों करती है। इसका कारण क्या है कि वो जनता निवास करती है? ऑब्वियसली एक तो प्लेन रीजन है, फ्लैट रीजन है, और दूसरा कारण है मिट्टी के पहाड़ों के द्वारा जो बहाकर सेडिमेंट एलुवियम आ रहा है वो वहाँ स्कैटर हो गया है, बिखर गया है फ्लड प्लेन्स के कारण, फ्लड आने के कारण, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना हुआ है, ठीक है। तो मिट्टी जो है वो सबके लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए ज़रूरी होती है। फिर इसके बाद मिट्टी कैसे बनती है, अभी मैंने आपको हल्का फुल्का हिंट किया था कि मिट्टी को बनाने में कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है पेरेंट रॉक, है ना, कि पेरेंट रॉक के कारण जो होता है मिट्टी टूटती है, भंगुर होती है, फिर अपना रूप परिवर्तित करती है, उसमें इरोजन्स होते हैं, डेपोजिशंस होते हैं, मिट्टी एक जगह से अगली प्लेस पर डिस्प्लेस होती है, कोई दूसरी जगह जाके जम जाती है। फिर बांगर और खादर, हमेशा याद रखना, बी के अल्फ़ाबेट में पहले क्या आया, बी आया, फिर क्या आया, के आया। तो सबसे पहले अंदर की जो मिट्टी है वो बांगर है, उसके जो ऊपर है वो तुम्हारा खादर है, बी के।
ठीक है। तो इस तरह से मिट्टी जो है वो बनती है। क्लाइमेट रीजंस भी इस पर अपना असर डालता है। कहीं के प्लांट एनिमल्स जब मर जाते हैं, डिके होने लगते हैं, तो उससे भी मिट्टी का जन्म होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो वो जब पत्ते जब ज़मीन पे गिरते हैं तब वो डिके होना चालू होते हैं, खाद वगैरह का रूप बनते हैं और एक समय बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, मिट्टी ही बन जाते हैं। ठीक है, हर कोई मिट्टी ही बनता है। ठीक है। एक मैंने सॉन्ग सुना था कि सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, मिट्टी का तू मिट्टी के सब अरमान है तेरे, काहे का तू अब क्या बड़े अरमान है तेरे। ठीक है। तो ये सब जो है वो मिट्टी का ही है और सब मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल की बात की जाए कि मिट्टी किन लेयर्स में बनी हुई है, तो मिट्टी की एक अपर लेयर होती है जिसको टॉप लेयर कहते हैं, फिर उसके अंदर सब लेयर होती है और उसके अंदर होती है पेरेंट रॉक। सॉइल प्रोफाइल नाम का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है। और पेरेंट रॉक से ही फोर्थ लेयर बनी हुई है। सबसे पहले जो थर्ड लेयर है वो वेदर्ड पेरेंट रॉक है कि पेरेंट रॉक जो कि थोड़ी सी नष्ट हो गई है, टूट गई है, और फोर्थ वाली है जो कि अभी भी पेरेंट रॉक के रूप में वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है। इस तरह से सॉइल प्रोफाइल को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे एक डायग्राम भी आएगा, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ये टॉप लेयर है, ये ग्रेवल वगैरह से ये भी मिलके बनी है। बहुत ज़्यादा इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण से ये उपजाऊ है। वृक्षों की देखिए जड़ें भी इसी टॉप लेयर में होती हैं, कुछ कुछ सब लेयर्स में भी होती हैं। जिन वृक्षों की जड़ें बहुत नीचे की तरफ होती हैं वो सेकंड लेयर कहलाते हैं। ये सैंड पार्टिकल्स और टूटी हुई चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है। फिर इसके नंबर पे आता है वेदर्ड रॉक का एग्जाम्पल, वेदर्ड पेरेंट रॉक का एग्जाम्पल जो पेरेंट रॉक से टूट के बनी है। और अंतिम जो खड्ड होता है वो बहुत कठोर मिट्टी का होता है जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। साइंटिस्ट ने इसी कारण से इसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। अब हम मिट्टी के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो आप इस नक्शे में देख रहे हल्का हल्का ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये प्रकार है। ये प्रकार को हम कहते हैं एलुवियम सॉइल। जब पहाड़ों से मिट्टी बह के आती है तो ये मिट्टी इन इलाकों में बिखर जाती है। आप याद रखिएगा जब आपका एक क्वेश्चन आएगा मैप वर्क का तो उसमें एलुवियम सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ है, वहाँ ये चीज़ आपकी आ सकती है कि जो मतलब माना कि चैप्टर नंबर 5 मैप है तो परंतु अंदर अगर कोई मैप है तो उसके कंटेंट भी वहाँ आपके आ सकते हैं। तो एलुवियम की हम बात कर रहे हैं पूरा नॉर्दर्न प्लेन में, असम अरुणाचल का ये जो इलाका है वहाँ पे आपका कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न वाले वेस्टर्न वाले जो इलाका है इन इलाकों में एलुवियम सॉइल फैली हुई है। एलुवियम सॉइल एलुवियम वर्ड से बनी है। आप जो धूल देखते हैं वो सिल्ट कहलाती है। वो नदियों के द्वारा ही बहा कर लाती। कभी आपने नदियाँ देखी होंगी तो उसके पानी में आपको हल्के हल्के जो धूल के कण दिखते हैं, जरा इमेजिन करिए कि कहीं बाढ़ आ जाए, उसका बाढ़ का पानी अपना नदी का कोर्स चेंज कर दे और नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर होके बहने लगे और वो पूरा बाढ़ का पानी शहरों में आ जाए, खेतों में आ जाए, तो जब वो पानी सूखेगा तब नॉर्मली वहाँ पे एलुवियम सॉइल का जन्म होगा। और ऐसा 1 साल 2 साल नहीं, लाखों सालों से हो रहा है। तो सबसे जो नीचे की जो मिट्टी बन गई है दैट इज खादर, नो बांगर, और उसके ऊपर मतलब बना हुआ है खादर। इसको मैं ट्रिक से सिखाता हूँ कि ABCD में पहले B आता है, फिर दैट CDEFGH आता है। तो इस तरह से पहले सबसे नीचे बांगर है, उसके ऊपर खादर है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जानना है। एलुवियम सॉइल्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ को आना चाहिए। इन मिट्टी की जो गहराई होती है 490 मीटर तक गहरी हो सकती है ये मिट्टी। ये मिट्टी की खास बात है कि ये इसमें NP बहुत ज़्यादा होता है और
नहीं, NP तो इसमें कम मात्रा में होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस, लेकिन इसमें पोटास और लाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए खेती करने के लिए हम NPK नाम की खाद इसमें मिलाते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम नाम की खाद होती है वो उसमें मिलाई जाती है ताकि जो वृक्ष हैं उनको सपोर्ट मिले। ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं देश की, उनसे बहकर लाया जाने वाला फाइन पार्टिकल जिसको हम सिल्ट कहते हैं, उससे इस मिट्टी का जन्म हुआ है। और आप देख लीजिए ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पे ये नदियाँ अपना फ्लड प्लेन्स वगैरह बनाती हैं। ये जो मिट्टी है ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नॉर्दर्न राजस्थान जैसे इलाकों में पाई जाती है। वहीं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा वो नदियां हैं जो ये मतलब मिट्टी बहा कर लाती है। साउथ में भी अगर आप देखें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के जो मैदान हैं, नर्मदा, तापी के जो मैदान हैं, वो भी इन मिट्टी को बहाकर लाने का काम करते हैं। देखो नर्मदा नदी यहाँ पर है लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रही हमको, लेकिन जब वो मतलब समुद्र में, खंबात में, खाड़ी में मिलने वाली है तो वहाँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी वहाँ पे मतलब अंतिम रूप में रहती है, तो वो वहाँ पर मतलब बहाकर अपना सिल्ट ले जाती है। फिर इसके बाद आप ये ब्लैक ब्लैक सिंबल्स देख पा रहे हैं, ये ब्लैक कॉटन सॉइल का एग्जाम्पल है। ब्लैक कॉटन सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो कॉटन होता है वो भारी मात्रा में होता है, इसका कलर ब्लैक होता है, फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनाज के दाने के बराबर इसके कण होते हैं। ये नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल एल्यूवियम जैसा ही होता है। और पोटास, लाइन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन भारी मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये रिच इन मिनरल्स होते हैं, एक तरह से मूंगफली और कॉटन के लिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक और बेलगाम तो गुणा के इलाके में पाई जाती है। मराठावाड़ा है, महाराष्ट्र है, अपना जो पुणे वाला इलाका है उस इलाके में पाई जाती है। उड़ीसा के साउथ में भी हमें ये यदा कदा देखने को मिल सकती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न और सदर्न पोर्शन में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में हमें ब्लैक कॉटन सॉइल देखने मिलती है। अगला जो सॉइल है वो रेड सॉइल है। रेड सॉइल जो है वो थोड़ी इस कलर की पाई गई है, आप देख रहे हैं। आपका जो सीजी है, सीजी वाला इलाका जो है बस्तर, दंतेवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल का जो रीजन है वहाँ रेड सॉइल पाई जाती है। साथ ही साथ आपका जो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम वाला इलाका है, इस जगह में भी रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के सूखने से, गीले होने के, टूटने के कारण से बनती है। जब इनमें लगातार हीट मिलता है, ठीक है, तो ये तापी हिल्स के साउथ में आप देख सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से ये सॉइल रेड कलर की होती है। कहीं कहीं ये ब्राउन चॉकलेटी येलो कलर की भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में इनका रंग काला भी हो जाता है, लेकिन इनको हम फाइनली रेड सॉइल कहते हैं कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रकृति होती है कि ये पोरस होती हैं, उपजाऊ होती हैं केवल तब जब ये बहुत फाइन हो और मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स से मिलके बनी हो, क्योंकि इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से ये ऊपर से बिल्कुल ना के बराबर फर्टाइल होती है, लेकिन जहाँ इनका कलर थोड़ा सा डीप रेड टाइप का, डीप ब्लैक टाइप का होने लगता है, वहाँ ये जो होती हैं ये फर्टाइल होती हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। यहाँ जो मेन फसल होती है, हमें एक फसल का नाम याद रखना है, इसकी लोकेशन याद रखना है, इसमें कौन से मिनरल्स हैं, कौन से कलर की पाई जाती है। हमें इन बातों को याद रख के इसके अंतर को, इन 4 बातों को याद रख के इसके अंतर को जानना है। शार्प नोट्स वगैरह जो आपको बुक मिल जाएगी तो आप इसके नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो जो अगला जो मिट्टी का प्रकार है वो लैटराइट सॉइल है। अगर लैटराइट सॉइल अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हल्का हल्का जो बैगनी कलर देखने को मिल रहा है, ये इस जगहों पर लैटराइट सॉइल जो है वो पाई जाती है। लैटराइट सॉइल के बारे में बात करें तो इसमें लाइम, फास्फोरस और पोटास तो नहीं है, किंतु इसमें
ह्यूमस भारी मात्रा में पाया जाता है और ये हल्की हल्की आपकी लाल कलर की भी होती है। ये आयरन ऑक्साइड और पोटास इसमें इसमें बहुत गहराई में जाकर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी उपजाऊ होती है। ठीक है, ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होती है लेकिन कुछ हद तक उपजाऊ होती है। लेटराइट सॉइल के 3 प्रकार हैं, सफ़ेद लेटराइट सॉइल, डार्क रेड लेटराइट सॉइल और वो सॉइल जो मतलब इसके मतलब पानी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड मात्रा में होता है, अंडरग्राउंड में होता है। और ये जो सॉइल है ये आपके वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा की वैलीज़ में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, केरल के कोस्टल रीजन्स में, तमिलनाडु कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु की जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पाई जाती है। इन जगहों पर आप चावल, कॉटन, वीट वगैरह की खेती जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साथ में आप चाय कॉफ़ी वगैरह भी उगा सकते हैं। जो कर्नाटक का जो कुर्ग वाला इलाका है वो कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद जो डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल सैंडी सॉइल भी कहते हैं, ये ड्राई रीजन्स में पाई जाती है। इसमें आपके मिनरल्स तो नहीं होते, उपजाऊ तो नहीं होती, इसमें ह्यूमस तो नहीं होता, किंतु आप इसमें अपने मतलब इसमें इरिगेशन वगैरह करके इसको आप फर्टाइल बना सकते हैं, सिंचाई वगैरह करके। इसमें आप गन्ना, कॉटन, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। ये जो होती हैं ये राजस्थान रीजन्स में, गुजरात, साउथ के पंजाब, साउथ का हरियाणा जो सूखा इलाका है वहाँ ये मिट्टी आपकी पाई जाती है। लेकिन अपने सतलज रिवर से इनको थोड़ा बहुत फर्टाइल बना लिया जाता है। इसके बाद अगला नंबर माउंटेनियस रॉक्स का आता है। तो जो माउंटेनियन रीजन्स हैं ये वहाँ ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं। जो आपके शिवालिक रीजन्स हैं, जो दून कांगड़ा वाला इलाका है वहाँ ये मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये स्लोप में पाई जाती है, इसी कारण से आप इसमें चाय वगैरह की खेती अच्छे से कर सकते हैं। ये जो सॉइल होती है ये थोड़ी मार्शी होती है। अगर थोड़ा मतलब पानी जो है ये ज़्यादा लंबे वक्त तक के लिए होल्ड कर सकती हैं। और मिट्टी जो यहाँ पे मेन जो सोर्स है वो नदियाँ होती हैं, नदियाँ बहा कर लाती हैं। जो आज के समय में आप नैनीताल मसूरी वाला इलाका देखते हैं जहाँ पे पाइन और साल के वृक्ष वगैरह होते हैं, उनसे आप इस मतलब उन इलाकों में इस तरह की आप खेती वगैरह कर सकते हैं। ये माउंटेनियस रॉक्स हैं, केवल ये चाय और पोटैटो के लिए ही ज़्यादा जानी जाती है। आसाम दार्जिलिंग वाला इलाका जो है वहाँ उसकी खेती होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किन कारणों से होता है? अगर आप जंगलों की कटाई कर देते हैं, जंगल जो मिट्टी को अपनी जड़ों से होल्ड करके रखते हैं, फिर वो कोई होल्ड करने वाला नहीं होता है। जो मतलब जानवरों का एक जगह से अगली जगह पे विस्थापन है या कोई भी मतलब मौसम का बदलाव है, उस वजह से ये जो होती हैं ये अगली जगह पे मूव कर जाती हैं। ठीक है, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी वगैरह भी जो होती है वो भी गिर जाती है। दो टॉपिक आते हैं, एक सॉइल डिप्लीशन आता है, एक सॉइल इरोजन आता है। पिछले वर्ष सॉइल डिप्लीशन नाम का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो बता दें आपको कि जब मिट्टी की जब क्वालिटी गिर जाती है तो वो सॉइल इरोजन है। जब मिट्टी के ऊपर की लेयर बह के अगली जगह पहुंच जाती है तो वो आपका सॉइल इरोजन है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लीशन के बीच में आपको अंतर पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सॉइल इरोजन में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात कर लें। तो सॉइल इरोजन होता क्यों है? डिफॉरेस्टेशन कारण, ओवरग्रेजिंग कारण। जब आप जानवरों को ज़्यादा मात्रा में कहीं छोड़ देते हैं और वो उस जगह की सारी घास उखाड़ के खा जाते हैं, तो जब वो घास अपने दांत से अपने माउथ से उखेड़ रहे होते हैं तो मतलब मिट्टी के भी वो कुछ ग्रेवल्स वगैरह उखाड़ लेते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके आप खड़े खड़े जंगलों को काट देते हैं, आग लगा देते हैं ताकि आप उस जगह पे खेती वगैरह कर सकें। ठीक है, इसी तरह से विंड इरोजन का जो एग्जांपल है, उस वजह से भी कि कहीं पे अगर हवा तेज है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो कटती है और इरोडेड होती है। और कई सारे नॉन साइंटिफिक मेथड जब आप उसमें अपनाते हैं एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो मिट्टी की जो पकड़ है आपस में वो कमज़ोर हो जाती है, तो ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो अगली जगह से सॉइल इरोडेड हो जाती है, बह निकलती है। ठीक है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट जो इसके समझ में आए हैं वो ये आए हैं कि जो ड्राई
सीज़न की मात्रा लंबी होने लगी है, क्योंकि अगर हरियाली नहीं होती है तो वृक्ष जो होते हैं वो हरियाली से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ड्राई सीज़न लंबे वक्त तक होते हैं। जो आपके सॉइल सोर्सेज ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन है वो भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो अगला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये है कि मिट्टी की क्वालिटी गिर जाती है, डिप्लीशन होने लगता है, और एग्रीकल्चर लैंड का भी नुकसान होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर आप कैसे करोगे जब आपकी टॉप लेयर सॉइल जो है वो एरोडेड हो गई। तो बेसिकली एरोजन का मतलब होता है टॉप लेयर सॉइल का अगली जगह पे बह निकलना। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सॉइल एरोजन है। सॉइल एरोजन में मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि कंजर्वेशन है वो मिट्टी को बचाना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। इसके लिए चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं। जो ग्रेजिंग है उसको सीमित करें। ग्रेजिंग के लिए आप चारा अलग से लगाएं, चारा अपने हाथों से काट के अपने जानवरों को दें। तो इस तरह से आप अपनी इरोजन को रोक सकते हैं। आप लैंड को बैरन बनने से रोक सकते हैं। तो लैंड को बैरन बनने से रोकना है तो एफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। काउंटेनियस जो माउंटेनियस रीजन होती हैं उसमें आप कॉन्टोर फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, उससे भी हम इरोजन्स को रोक सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वाटर। अभी तक हमने सॉइल रिसोर्स के बारे में जाना था, अब हम अगला टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है वाटर। ठीक है।